अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल चाल? कैसे हैं आप लोग? अच्छा, वी हैव नॉट बीन एबल टू गेट ओवर व्हाट हैपेंड इन कराची अ फ्यू डेज बैक, जब एक बच्चा जो था 3 साला बच्चा, वो एक गटर, आपको पता ही है मैन होल्स के ऊपर यहाँ ढक्कन तो लगे नहीं होते बहुत जगहों पे, तो वो उसमें गिरा है और वो मर गया। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट, आई एम सॉरी टू से दिस इज नॉट गोइंग टू बी द लास्ट वन आइदर, सो वी आर सो कंसर्न्ड। फिर किसी ने ये शिकवा किया था ऐसे वाकयात तो मुल्क के दीगर हिस्सों में भी होते हैं, उस पर इतनी बात क्यों नहीं होती? असल में कराची में एक तो ये पहला वाकया नहीं है, 24 वाकयात जिसमें गटरों और नालों में बहकर गिरकर लोग इसी साल के, हम सिर्फ जहाँ बहक हो चुके हैं। और दूसरा ये, चूंकि इस शहर की हालत इतनी बुरी है, इस शहर की हालत इतनी बुरी है और इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई हाल ही नहीं है, कोई हाल है ही नहीं, इसलिए जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन है वो गम और गुस्से की सूरत में निकलती है। लोग अपने जज्बात का इजहार करते हैं। लिटरली दिस मॉर्निंग आप अपनी सड़कों के इर्द गिर्द की सूरत हाल देखते हैं ना कि शायद कोई तब्दीली आना शुरू हुई हो, जादू तो नहीं होने वाला ना, पता नहीं कि शायद ढकने ही लगना शुरू हो गए हों, जो जाए हादसा है उसका भी लिटरली अब तक ढक्कन लगा है कि नहीं लगा, ये एक सवाल है। अभी मैं गार्डन के इलाके से गुजर रहा था और पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने वाला जो रोड है, एक तरफ तो चले अल्लाह अल्लाह करके बनना शुरू हुआ है, उसके एग्जैक्ट सामने वाला जो ऑपोजिट ट्रैक है उस पर मैंने 2 गटर देखे जिसका कोई ढक्कन नहीं थे। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट, और फिर लोग कहते हैं हम इस पे इतनी बात क्यों करें? इतनी बात करने के बावजूद अगर ये हाल हो तो फिर व्हाट डज वन एक्सपेक्ट? तो कराची में जी ये तीसरा दिन हो गया है और कराची के मैन होल्स के ढक्कन ना होने के जिम्मेदार कोई भी नहीं है, कोई नहीं, एक भी नहीं मिला, ना किसी को सजा दी जा सके। और जिस तरह का शहर में निज़ाम चल रहा है, किसी को सजा मिलने का कोई इम्कान भी नहीं है और इस हादसे की जिम्मेदारी कोई कबूल करने को ऑब्वियसली वो कोई तैयारी नहीं है। और ओहदा छोड़ने का तो खैर छोड़े ना, वो ट्रेंड नहीं है। हादसे के बाद शहर में रेस्क्यू की कार्रवाइयों का भी अल्लाह हाफिज है। जब इंतजामी हालात ऐसे होंगे तो आइंदा हादसात की रोकथाम कैसे होगी, ये भी एक अहम सवाल है। अब जाहिर है अगर इस वक्त शहर का सर्वे कर लिया जाए, लिटरली सिर्फ आप गलियों सड़कों पे निकल जाएं तो आपको कई मैन होल्स ऐसे मिल जाएंगे जो खुले पड़े हैं। लोगों ने इनमें टैनिया डाल देते हैं, कोई चीज, कोई शॉपर, पुराना फर्नीचर, सोफे उसके अंदर डाल देंगे ताकि आप अपनी मदद खुद ही करें और उस जगह को आप अवॉइड कर लें और एटलीस्ट निशानदेही हो जाए कि यहाँ होल है। अच्छा, एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि कराची में 23 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक वाटर कॉरपोरेशन को गटर के ढक्कन ना होने की 1550 के करीब शिकायत आई हैं। चेक आउट दिस फिगर, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कितना दुरानिया हो गया, 1 महीने की बात हो रही है, 3 महीने की बात हो रही है, 3 महीने की बात हो रही है, जिसमें 1500 शिकायत जो है वो आई है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ उम्मीद करके शिकायत कर दी है। हुक्काम का दावा है कि सैकड़ों शिकायत दूर भी की गई हैं और की गई होंगी। वैसे अगर शिकायत दूर की जाती रहती और की गई होती तो नन्ना इब्राहिम शायद जिंदा होता। हादसे से बढ़कर हादसा ये हुआ कि बच्चे को फौरी रेस्क्यू नहीं किया जा सका। रेस्क्यू इदारे उनकी कारकर्दगी पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि कैटेगोरिकली बच्चे के वालिदैन, उसके दादा वहां मौजूद हैं। शाहिदीन ये कह रहे हैं कि कोई नहीं पहुंच रहा था, 15 घंटे गुजर गए, कोई नहीं पहुंचा। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हो रही है। तो जब बहुत वायरल हुई बात, उसकी माँ की चीखें वायरल हुई, एक वावेला सोशल मीडिया पे मचा, तो फिर अटेंशन आई और तब भी एक्चुअली बच्चे को की लाश जिसने ढूंढी वो कोइंसिडेंटली एक और बच्चा था। हाँ। वैसे ये भी एक बड़ी ट्रेजेडी है, इस पे भी हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि वो भी जो कूड़ा चुनने वाले बच्चे जो होते हैं, कहते हुए भी वैसे मुझे अजीब लग रहा है कि जो होते हैं एज इफ ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है, बट हमारे यहाँ नॉर्मल है। तो उसने उस बच्चे को स्पॉट किया, उस 3 साला बच्चे को, और उसने वहाँ से निकाला है। और वालिदैन ये कह रहे थे कि भाई डीजल के पैसे इन्होंने खुद भरे, जो वहाँ पे एक्सकेवेटर्स या जो भी मशीनरी, हैवी मशीनरी मौजूद थी या जिसको किराए पे हायर किया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुलशन टाउन ने कहकर हादसे से खुद को बरीउस ज़िम्मा करार दे दिया है कि महकमा बल्दियात को ख़त में लिखा है कि हादसे की जगह गुलशन इकबाल टाउन के दायरा इख्तियार और हुदूद से बाहर है। ये सड़क KMC के मातहत है, यहाँ ढक्कन लगवाना सीवेज लाइन वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि अपने वसाइल से शहर में सैकड़ों ढक्कन खुद लगाए हैं। वैसे अपने वसाइल से आप ये ना समझिए कि वो डोनेशन इकट्ठी करके ढक्कन लगा रहे हैं। वो जो टैक्स, ये तासुर यही आया था, अपने वसाइल से लगता है अपनी जेब से निकल रहे हैं। नहीं, वो जो खुद से टाउन टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं उनसे लगवा रहे हैं। ठीक है ना, मतलब ऑब्वियसली और किसी से तो आपने करवाना ही था। सिंध हुकूमत पैसे देने को तैयार नहीं है, उनका यह मौक़िफ़ है। 3 साला इब्राहिम की गटर में गिरकर हलाकत पर सियासी रहनुमा कराची के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर पर सभी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। नॉन पॉलिटिकल समझे जाने वाली फनकार बरादरी भी नन्हे इब्राहिम की मौत पर शदीद परेशानी दिखा रही है। मतलब किसी भी दर्द दिल रखने वाले
वाले इंसान से अगर पूछें कि जिसने वो विजुअल देखा हो जिसमें वो इसकी माँ को तड़पते हुए तड़पते देखा हो। हुए literally मतलब देख ये सकते हैं। एक्चुअली देखिए, बच्चा तो हाथ से निकल गया ना, वो तो गया। उसके बाद जो उसके वालिदैन, उसकी माँ का जो हालत थी, वो आपकी रूह कांप सकती है वो देख के। एंड हेंस वी वांट सम और टेंजिबल किसी भी माँ चेंज। की यही हालत होगी। अल्लाह ना करे कि आइंदा किसी भी माँ को किसी भी घर में इस तरह का सानेहा, इस तरह की मौत हो कि बच्चे की यूं जान चली जाए। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ ही। काशिफ बताइएगा, एक तो हम अभी ये सवाल कर रहे थे कि जो जाए वकुआ है जहाँ पर यह हादसा हुआ था, क्या वहाँ रिहैबिलिटेशन का काम शुरू हो गया? वहाँ पर गटर का ढकना लग गया? क्योंकि वो स्टोर तो ज़ाहिर है अभी भी चल रहा होगा, लोग पता नहीं अभी आ रहे होंगे या कुछ दिन के लिए कॉर्डन ऑफ किया गया इलाका। बताइए अपडेट क्या है वहाँ की? देखें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ जो है वो काम शुरू होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ बाकायदा हडल लगा कर जो गड़ा यहाँ था या फिर जो मज़ीद खुदाई की गई थी उसे कवर कर लिया गया। अगर खुदा न खास्ता जैसे हमने निशानदेही की थी और इसे कवर नहीं किया जाता तो एक और सानिया जो है वो यहाँ हो सकता था। अब जो ये 500 मीटर का ट्रैक है, इसे जो है वो मुकम्मल तौर पर कॉर्डन किया हुआ है। और मेरे अकब में आपको लाइन नज़र आ रही होगी, पानी का फ़्लो नज़र आ रहा होगा। मैं अपने कैमरामैन नासिर अली से कहूँगा भी कि वो एक बार आपको दिखाएं कि पानी का फ़्लो कितना ज़्यादा है। और एक तरफ से मुकम्मल तौर पर हडल लगाकर ये सड़क बंद कर दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ से जहाँ ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, यहाँ से लोगों की आमदोरफ्त जारी है और बच्चे भी यहाँ से हमने देखा है कि गुजर रहे हैं और यहाँ से मुकम्मल तौर पर ये रास्ता खुला हुआ है इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ। ताहम सिचुएशन यहाँ ये कि अभी तक भी कोई ऐसी मशीनरी नहीं आई है। जो इलाका मकीन है वो ये भी शिकायत कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जो लाइन थी, जिसमें केबल ऑपरेटर की लाइन थी या फिर इंटरनेट की लाइन थी, वो तमाम तर डिस्कनेक्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। आपको बड़ी एक हैरान कुन चीज़ भी बताऊँ कि आपने जिक्र किया कि जिस रोज़ ये वाक़या हुआ उस रोज़ यहाँ हुआ क्या। एक्चुअली BRT की मशीनरी यहाँ काम कर रही थी। सबसे पहले फैमिली की जानिब से उस मशीनरी को यहाँ तलब किया गया, उसकी जानिब से रिजेक्शन जब आई तो फिर अपनी मदद आप के तहत ना सिर्फ मशीनरी बुलाई गई बल्कि फैमिली और यहाँ के इलाका मकीन उनसे बाकायदा हमने बात की। उनकी जानिब से बताया गया कि हमने 15,000 रुपये सब ने मिलाकर पैसे इकट्ठे किए और उस मशीनरी के अंदर डीजल डलवाया और फिर जो है यहाँ काम शुरू किया गया। और अगले रोज़ रात 10:15 बजे का ये वाक़या था और अगले रोज़ तकरीबन 11:30 बजे के करीब सरकारी मशीनरी यहाँ पहुँची और इस खुदाई को आगे बढ़ाया गया। ताहम अब भी सिचुएशन ये है कि ये 500 मीटर का जो ट्रैक है अब्दुल्ला, इसे मुकम्मल तौर पर जो है वो कॉर्डन किया है, लेकिन इसके आगे भी मुख्तलिफ मकामात पर छोटे छोटे गड्ढे जो हैं वो खोदे गए हैं, लेकिन उन पर जो है वो अब तक कोई ना सराउंडिंग में कोई चीज़ रखी गई है, ना कोई हडल रखी गई है और ना ही जो है वो उनको फिलअप किया गया है, जिसकी वजह से कोई और हादसा भी हो सकता है। आपकी बात से ये लग रहा है कि हुकाम शायद ये सोचते होंगे कि अब इतनी अटेंशन इस जगह को मिल गई है कि लोग खुद ही समझ जाएंगे और संभल लेंगे कि कोई और गटर वगैरह में ना गिरे। ये जो मशीनरी की आप बात कर रहे हैं, मतलब BRT का इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है तो यहाँ मशीनरी में क्या पेट्रोल था नहीं? ये कुछ समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ से मशीन कहाँ से इन्होंने हायर की, कहाँ से आई मशीनरी जो उस वक्त दरकार थी लोगों को? बिल्कुल, जब ये 10:15 बजे के करीब रात गए हादसा रिपोर्ट हुआ और उसके बाद से तमाम तर इदारों को फ़ोन भी किए गए और फिर ये बताया जा रहा है कि यहीं सुरागकोट के करीब से जो है वो बाकायदा इलाका मकीनों की जानिब से मशीनरी को तलब किया गया, लोगों की जानिब से फ़ोन किए गए और यह मशीनरी जब आई तो उसकी जानिब से भी सबसे पहले ये तकाजा किया गया कि इसमें डीजल मौजूद नहीं है। और बाकायदा हमने ऐसे लोगों के शॉट यहाँ किए हैं कि जिन्होंने ये बताया है कि किसी ने 2,000 रुपये जमा किए, किसी ने 4,000 रुपये और इस तरह कर 15,000 रुपये जो है उस मशीनरी के लिए डीजल यहाँ लाया गया और लाने के बाद यहाँ एक्सलेटर चलाया गया और वो भी 2 से ढाई घंटे चला, फिर ये काम रोक दिया गया। जिस रोज़ ये वाक़या रिपोर्ट हुआ उस रोज़ यहाँ कोई टेक्निकल या फिर कोई इस तरह का शख्स मौजूद नहीं था जो इस जगह का मैप बताता, बाकायदा पानी के फ़्लो के हिसाब से बताता। जो इंतज़ामिया है वो ये बताती है कि ये बरसाती नाला है और इसके अंदर जो है वो सीवरेज का पानी छोड़ दिया गया है और सीवरेज का पानी भी गुलिस्तान जौहर और उसके अतराफ़ की जो आबादी है वो पानी यहाँ आ रहा है। ये तो खुदा न खास्ता अगर सुबह के वक्त दोबारा से सरकारी मशीनरी यहाँ नहीं पहुँचती तो ये नाला जो है ये कनेक्ट करता है लियारी नदी को जाकर, तो बच्चे की जो लाश है वो मुमकिन तौर पर ये कहा जा रहा था यहाँ इंतजामिया की जानिब से कि बच्चे की लाश फिर लियारी नदी से मिलनी थी जो कि और ज़्यादा मुश्किल हो जानी थी। तो ये तमाम से सिचुएशन ना सिर्फ यहाँ है बल्कि आप यहाँ से चंद कदम दूर पीछे जाएंगे तो यहाँ सफारी पार्क है, उसके करीब जो है वहाँ भी इसी तरह के गड्ढे पड़े हुए हैं। बाकायदा जो मेन होल है उसके अंदर दरख्त की टहनी जो है वो फंसाई हुई है, जबकि यहाँ भी जो काम किया गया है उसके बाद
जो यहाँ का पानी था वो सड़क पर फैला दिया गया है। एक तरफ बीआरटी का मंसूबा चल रहा है, दूसरी तरफ ये गड्ढा खोद दिया गया है, तीसरी तरफ जो है वो S4 का मंसूबा भी यहाँ से चंद कदम दूरी जो है वो उसके लिए भी खुदाई की गई है। तो यहाँ जो शहरी गुजर रहे हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। एक तरफ जो है वो पानी मौजूद है, दूसरी तरफ गड्ढा मौजूद है। तो ये तमाम सिचुएशन पूरी यूनिवर्सिटी रोड पर इस वक्त क्रिएट हुई हुई है। अच्छा काशिफ, एक और चीज की हम आपसे जिस रिपोर्ट के अंदर जी काशिफ कंप्लीट करें, रिपोर्ट बताएं। जो हमने रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट के अंदर 5 जनवरी से लेकर अब तक कराची शहर के अंदर 24 जो बच्चे हैं और इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें ना सिर्फ मैन होल बल्कि जो खुले नाले हैं उनके अंदर भी जो है वो बच्चे जांबाक हुए हैं। रेस्क्यू इदारे ये बताते हैं। अच्छा, रेस्क्यू इदारों की अगर बात करें जो हमारे पास हमारे साथ होंगे भी थोड़ी देर में, हम उनसे मौक़िफ़ लेंगे, इसलिए हम आपसे क्लैरिटी चाहते हैं। लोगों ने ज़ाहिर है बीआरटी की मशीनरी लेने की कोशिश की, वो नहीं मिली। पता नहीं उनकी अथॉरिटी थी या नहीं थी, वो मशीनरी इस तरह दे सकते थे नहीं दे सकते थे। जिसका काम था ये करना वो रेस्क्यू का इदारा 1122 जो कराची में आया, काम कर रहा है बड़ा। हम उसके काम को हाईलाइट भी करते रहे हैं। क्या उनके पास ये इक्विपमेंट था ही नहीं? क्योंकि ये बताइएगा कि उन्होंने वो रिस्पॉन्ड तो करते हैं टाइमली, वो आए तो उन्होंने क्या कहा? क्या उन्होंने बेबसी का इजहार किया कि वी कैन नॉट डील विद दिस हादसा, वी आर नॉट इक्विप्ड फॉर दिस? क्या वहां क्या हुआ? देखिए, रेस्क्यू 1122 के पास प्रॉपर मशीनरी भी और ऐसा एक कैमरा भी मौजूद है जो अंडरग्राउंड चीज़ों को जांच सकता है। इवन लाइन का फ्लो देख सकता था कि आया पानी का फ्लो किस तरफ है। और दिन के औकात में ये कैमरा यहाँ लाया भी गया, लेकिन रात के वक्त जब रेस्क्यू की टीमें यहाँ पहुँची, जिसमें ईदी हो, छिपा हो या फिर रेस्क्यू 1122 हो, तो उनकी जानिब से इस मैप को क्लियर ही नहीं किया जा रहा था। इसलिए करके तमाम तर इदारे यहाँ से वापस जा रहे थे। ईदी के जो गोताखोर हैं वो बाकायदा लाइन के अंदर उतरे भी हैं। वक्फे से मुख्तलिफ मकामात पर वो उतरते थे, लेकिन पानी का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से वो दोबारा से आ जाते, चूँकि लाइन की गहराई भी ज़्यादा है। काफ़ी बड़ा ये नाला है, लेकिन ऊपर से चूँकि ये कवर है तो इसलिए करके मुश्किलात का सामना ज़रूर था। अगले रोज़ जो है वो 1122 का आपने सवाल किया तो उनकी मशीनरी ज़रूर आई थी। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि हमारे पास रात गए जो है वो यहाँ का प्रॉपर मैप मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से हमें जो है इस काम में हडल थी और हमें ये बताया नहीं जा रहा था कि आया ये लाइन का रुख किस तरफ है, इसमें पानी का फ्लो कितना है और ये कहाँ जा रहा है, क्योंकि इसकी डाइवर्जन भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से जहाँ मैं मौजूद हूँ ये नीपा के करीब है और जैसे ही हम यहाँ से आगे जाते हैं तो काशिफ, के लिए एक रास्ता टर्न होता है और एक रास्ता जो आपसे एक और हम क्लैरिटी चाहते हैं। कल डिप्टी मेयर जब हमारे शो पे थे तो उनका ये कहना था कि जैसे ही ये खबर सामने आई और कॉलें वगैरह हुई तो उनकी तरफ से जो रेस्क्यूअर्स थे वो फौरन पहुंच चुके थे ऑन द स्पॉट, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी थी। अब हमें बिल्कुल एक और वर्जन मिल रहा है कि कोई भी नहीं आया। उनका कहना था कि हम तो फौरन ही उधर थे। खानदान का ऑन रिकॉर्ड ये कहना है कि हमें नहीं मदद पहुंची। तो आप जरा बताएं कि कोई आया था, कोई मदद थी या इन्होंने फिर वाकई खुद ही किया? आपको ये याद होगा जिस रोज़ ये वाक़या हुआ उस रोज़ सुबह सवेरे आपने ये स्टोरी जब उठाई तो हमने लाइव विजुअल दिखाए थे कि यहाँ कोई मशीनरी ऐसी मौजूद नहीं थी और ये बाकायदा ये ऑन रिकॉर्ड है। ये फैमिली की जानिब से बार बार एहतजाज क्यों किया जा रहा था यहाँ पर, इसीलिए किया जा रहा था कि यहाँ कोई सरकारी मशीनरी जो है वो नहीं पहुँचाई जा रही थी और तकरीबन 10 घंटे के बाद तमाम तर इदारे हरकत में आए। ना सिर्फ जो इंतजामिया है वो लोग बल्कि पुलिस की नफरी भी यहाँ ताख़ीर से डिप्लॉयड की गई, चूँकि एहतजाज बहुत ज़्यादा किया जा रहा था और साथ साथ ये कहा जा रहा था कि कोई मशीनरी यहाँ फौरी तौर पर पहुँचाई जाए फैमिली की जानिब से, और कोई शिकवा नहीं किया जा रहा था। बार बार ये कहा जा रहा था कि कोई मशीनरी यहाँ पहुँचे, बाकायदा लाइन की डायरेक्शन बताई जाए और उसके बाद काम किया जाए। तो अगर तो सड़कें नहीं खोदना शुरू कर सकता कोई भी, पता तो लगे कि लाइन जा किधर रही है, किधर से गुजर रही है, आगे से लाइन अंडरग्राउंड, ताकि कोई गाइडेंस हो तो फिर बंदा खुदाई भी करे। बहुत शुक्रिया काशिफ, दिस इज वेरी ट्रैजिक। आबिद जलालुद्दीन शेख साहब को हमने राब्ता करने की कोशिश की है रेस्क्यू 1122 के, एंड वी रियली वांट टू टेक दिस चांस और उनका मौक़िफ़ हम जानना चाहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या एग्जैक्टली। रात को जब रेस्क्यू 1122 के एहलकार पहुंचे तो एक तो कितनी देर बाद पहुंचे, क्योंकि सुबह की रोशनी में तो हमें वो काम करते हुए नजर आ रहे थे अपनी डिवाइस के थ्रू, जो सुबह तक ऑलरेडी बहुत घंटे गुजर चुके थे। सुबह तक तो ऑब्वियसली 10 घंटे, हम क्या एक्सपेक्ट करें? गटर में गिरने वाला बच्चा 10 घंटे तक सर्वाइव करके बैठा होगा? ऑब्वियसली नहीं। सो उस वक्त तो सिर्फ बॉडी रिकवर करने की बात थी। रेस्क्यू का काम तो ये होता है कि सबसे पहले कोशिश ये की जाए कि जिंदा इंसान को बचा लिया। अच्छा, सारी बात ये है कि वी आर एट इट और हम ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए भी लेना चाहते हैं बिकॉज वी वांट के अगर प्रेशर रखें ऐसी बात पे, ऐसी खबर पे, तो कोई चेंजेस हों,
कोई मैकेनिज्म जो है कुछ बने फॉर फ्यूचर रेफरेंस, अगर कुछ होता है ऐसा, जो कि अल्लाह ना करे, लेकिन हम पूरे साल में 24 तो हो चुके हैं ऑलरेडी, तो हम किस फेथ पे हम बैठें कि जी आइंदा नहीं होगा, ये हो सकता है आइंदा, एंड वी नीड टू स्टॉप इट। और इसमें से बच्चे नहीं शामिल, इसमें बड़े भी शामिल हैं, और उस पे लोगों की मोटर बाइक्स पूरी मतलब गिर जाती हैं, उनके साथ खुद भी गिर जाते हैं, इतने बड़े बड़े मैनहोल्स भी हैं इधर। इसलिए जो अथॉरिटीज़ हैं उनको लोगों की फ्रस्ट्रेशन को समझना चाहिए, और उनके मसाइल जब आप हल करेंगे तो लोग फ्रस्ट्रेट भी नहीं होंगे और आप भी गुस्से में नज़र नहीं आएंगे। ओके, एनीवे, इन द मीन टाइम लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स। और एक और खबर आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ बाहर बैठकर फेक न्यूज़ फैलाने और मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के गिरद घेरा जो है वो तंग करने का फैसला कर लिया है, और इसी तरह मुल्क के बाज़ हिस्सों में गैर कानूनी अफगानों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी कानून की जद में आएंगे। तो दिस इज़ अ बिग डील दैट इज़ हैपनिंग। हुकूमत ऐसा मैकेनिज़्म जो है वो तैयार कर रही है कि बैरून मुल्क मौजूद ऐसे अनासर को वतन वापस लाया जा सके जो सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों में इख्तलाफात की बेबुनियाद और जाली खबरें फैला रहे हैं, एंड देयर आर सो मेनी लाइक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो टोक कहा कि कोई ये समझ रहा है कि फेक न्यूज़ फैलाकर और बैरून मुल्क तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, तो ये मुमकिन नहीं है। पिछले चंद दिनों से और हफ्तों से इस टाइम सोशल मीडिया पे हर मेरे ख्याल में 90% खबरें गलत चल रही हैं। ये नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया पे आप जो मर्ज़ी बोल दें, जिस मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो मर्ज़ी एलिगेशन लगा दें, आप जिस मर्ज़ी खबर को, जिस तरह किसी को आप जो ज़िंदा है उसको मार दें, किसी को मरा हुआ है तो उसको ज़िंदा कर दें, ये चीज़ नहीं हो सकती। उसके ऊपर हम मिल बैठकर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ NCCIA मैसिव स्केल में क्रैकडाउन करेगा। कोई लंदन बैठ के बकवास कर रहा है कि जी हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, हमारे जर्नल्स के मुतालिक कर रहा है, तस्वीरें लगा के कर रहा है, ये सारी चीज़ को रुकवाना पड़ेगा। और इस टाइम पे जो लोग वहाँ पे भी बैठे हैं, मैं उनको भी बता दूँ कि आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, तो ये समझ लें कि आपको आके यहीं पे देना है। आप अगर ये समझें कि आपको कोई प्रोटेक्शन मिलेगी, सारा कुछ होगा, वो मुमकिन नहीं है, और बहुत जल्द हम आपको यहाँ लाएंगे और आपको इन सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, ऐसी फेक न्यूज़ होती हैं। एक तो ताज़ा मिसाल सुबह सुबह की आपको दे दें कि ये गर्दिश कर रही थी खबर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान, कल की बात है, हाँ। जी कल की बात है, लेकिन आज फिर उन्होंने मतलब एक खुद उन्होंने मोइन खान साहब ने वीडियो लगानी पड़ी, उनको खुद को बताना पड़ा कि भाई मैं जिंदा हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सोचिए कि इस तरह की खबरों का हमें किसी ने शायद पता नहीं मजाक में शुरू की होगी या वाकई से गलत फहमी हो गई होगी, और एक के बाद दूसरा बिना तस्दीक आगे फैलाए चले जा रहे हैं। ट्रॉमा होता है किसी भी फैमिली के लिए ये। और इसी तरह की ये खबर आपको पता है इमरान खान के बारे में भी मशहूर थी। गुज़श्ता पूरे हफ्ते जब तक उनकी अहले खाना से मुलाकात नहीं हो रही थी, यही बताया जा रहा था कि खुदा न खास्ता कुछ हो गया है। अच्छा, ऑन द फ्लिप साइड आपको ये भी बता दें कि बाज़ औकात ऐसी फेक न्यूज़ भी चलती हैं जो कि हुकूमती मौक़िफ़ की सपोर्ट में होती हैं, और इस पर हुकूमत को वैसे कोई एतराज़ नहीं होता, बट ऑल फेक न्यूज़ हैज़ टू बी स्टॉप्ड, हैज़ टू बी डेल्ट विद, हैज़ टू बी बैन्ड। उमर चीमा साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, शुक्रिया वक्त दिया आपने। उमर, वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया है कि वो और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री अब इदारों के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं फेक न्यूज़ के ज़रिए अपना कारोबार कर रहे हैं, डॉलर्स कमा रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल उनके दिन रात तरक्की कर रहे हैं। अब क्रैकडाउन होने वाला है, आपके ख्याल में ये हो सकेगा, ये दुरुस्त फैसला है, या बस इग्नोर करना चाहिए इस सबको? ऐलान तो उन्होंने किया है, लेकिन इसके क्या असरात होंगे और ये क्या एक्शन ले सकते हैं उस बारे में अब हम बाकी है। माजी में भी इस तरह की धमकियां देते रहे हैं, माजी में पकड़ दकड़ भी करते रहे हैं, वो कितनी मौसर रही इस पर एक सवालिया निशान है। और फिर अगर किसी को जेल में भेजते हैं तो इस तरह लोग दोबारा से इन हरकतों से बाज आ जाते हैं। कोई सक्सेस रेट इस बारे में अच्छा नहीं है, बल्कि होता क्या है कि जब बंदा एक दफ़ा जेल जाता है तो वो विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आता है। वो ये नहीं कहता कि मुझे कोई फेक न्यूज़ की वजह से जेल में भेजा गया, वो ये कहता है कि मैं सच बोलने की वजह से जेल में गया हूँ, और वो एक मुज़ाहमत का इस्तारा बन जाता है। तो यानी इस बारे में मैं तो कोई ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जैसे वैसे धमकी दे रहे हैं, अनलेस कि इनके पास कोई नई स्ट्रेटजी हो जिसका हमें ना पता हो, तो कोई ऐसी मुझे
कोई इनकी हिकमत अमली या ये जो कोई मनसूबा है ये ऐसा कोई कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मतलब जेल जाना अगर तो ऐसा कुछ हो भी जाए तो दैट डजंट मीन कि वो माफ़ी मांग रहे हैं, वो वापस आके विक्ट्री साइन और फिर दोबारा से एक जान आ जाती है उस चीज़ में। उमर ये बताएं, फिर सब्सक्राइबर्स की तादाद डबल हो फिर जाती है। डबल हो जाए, मतलब इट एक्चुअली काइंड ऑफ वर्क्स फॉर देम, इट एक्चुअली सूट्स देम कि वो जेल जाए। तो वो तो वेट ही कर रहे होंगे कि हम ऐसी कोई बात करें कि वाकई हम जेल चले जाएं। बट इन एनी केस उमर ये बताएं कि नकवी साहब ने ये भी इशारा किया है कि यूके में बैठकर लोग गलत खबरें दे रहे हैं और उन्हें भी वापस लाया जा रहा है, तो उनका इशारा ऑब्वियसली किसी यूट्यूबर की जानिब ही होगा। क्या ऐसा मुमकिन है वहाँ से लोगों को यहाँ लाने का? ना तो हमने कोई रिवायत पहले देखी है जबकि होनी भी चाहिए थी, बहुत से ऐसे औकात थे, ऐसे इंस्टेंसेस थे जब ऐसा करना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, तो ऐसा कोई कानून तो नहीं है। इसे भी मैं एक धमकी से ज़्यादा तसव्वुर नहीं करता, और मेरा ख्याल है कि इसका मकसद यही है कि जो लोग डर सकते हैं वो डर जाएं, अगर जो नहीं डरना चाहते तो वो ना डरें, यही होगा। जिस तरह आपने जिक्र किया, कोई ऐसी माजी में हमारे पास कोई मिसाल मौजूद नहीं है, बल्कि जिनकी तरफ इनका इशारा था उसमें गालिबन शहजाद अकबर भी थे जो कि इमरान खान के अकाउंटेबिलिटी एडवाइज़र थे। और शहजाद अकबर से ज़्यादा कौन जानता है कि लंदन से किसी को इधर लाना, डिपोर्ट करवाना, एक्स्ट्राडाइट करवाना कितना मुश्किल काम है। और माजी में वो ख़ुद ये कोशिश अपनी कर चुके हैं कि वो चाह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ को लेकर आएँ या इसहाक डार को लेकर आएँ, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। तो आज यानी कि वो इस लिहाज से कॉन्फिडेंट हैं और वो लंदन के यूके के सिस्टम को समझते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये भी इनकी कोई स्ट्रेटजी कामयाब होगी या कोई स्ट्रेटजी है भी, यानी कि मुझे तो इस पर भी एक शुबू शुबात हैं इस हवाले से। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का कोई इनका मनसूबा है, डरा धमका रहे हैं कि इस तरह से अगर काम चल सकता है तो चल जाए, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपने कोई लोगों पे कोई डेफेमेशन केसेस फाइल करते हैं जो कि एक लंबा अरसा चलता है तो वही है, लेकिन क्या जिनके खिलाफ डेफेमेशन केसेस चले जैसे राजा आदिल के ख़िलाफ़, तो क्या राजा आदिल जो है वो बाद में बाज आ गए हैं? कोई नहीं है, यानी कि उसी तरह अफवाहें फैलाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं। तो ये अगेन ये भी एक सवालिया निशान है। जो ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी ने जो सूरत हाल बनाई है उसमें ओवरऑल हुकूमत की रेट कमज़ोर होती नज़र आ रही है। और ये सिर्फ मामला पाकिस्तान के हद तक महदूद नहीं, पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया है इसकी हुकूमत वक्त उनको हीट फील होती है। और मैं तो ये भी नहीं समझता जी कि लोगों का ये राइट है कि वो गालियाँ देना चाहें तो वो गालियाँ दें, जो फेक न्यूज़ फैलाना चाहते हैं तो फेक न्यूज़ फैलाएं। ये तो बड़ा डेंजरस चीज़ है। बल्कि मेरे ज़हन में तो एक ये भी सवाल आता है कि अगर फेक न्यूज़ की बुनियाद पे, झूठ की बुनियाद पे अगर आप एक राय साजी करते हैं, लोग जहन साजी करते हैं, लोगों का जहन बनाते हैं और वोट लेते हैं, क्या ये जमहूरियत है कि आपने कोई ऐसा झूठ इतने मौसर तरीके से फैलाया कि लोग जो हैं उन्होंने उस बात पे यकीन कर लिया और वो जी ये जमहूरियत है? मैं तो इस जमहूरियत के हवाले से, इस तरह की जमहूरियत के हवाले से मेरे तो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा चीमा साहब, हम आपस में भी आपको पता है हम लोग ये बातें करते हैं, हम जमहूरी इक़्तिदार, आज़ादी, इज़हार राय, सहाफ़ती हुकूक़ के बड़े नारे बुलंद करते हैं, लेकिन फ़ेक न्यूज़ के ख़ात्मे के लिए और जो लोग झूठी खबरों पे कारोबार कर रहे हैं और पूरी अपनी दुनिया चला रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सहाफ़ती बॉडीज़ या लीडर्स ने खुद कुछ नहीं किया। सो क्या इस तरह की कार्रवाइयों का इख्तियार हमने खुद नहीं हुक्काम के सुपुर्द कर दिया? मैं आपको एक कहावत सुनाता हूँ। वो कुछ इस तरह से है कि एक दरख्त था जिसकी जड़ें बड़ी गहरी थीं। एक दिन वो दरख्त काटा गया। उसके साथी दरख्त ने पूछा कि तुम तो बड़े डीप रूटेड थे, तुम कैसे काटे गए? तो उसने कहा कि मैं असल में काटा ना जाता, लेकिन जिस कुल्हाड़े से मुझे काटा गया उसका दस्ता मेरी लकड़ी का बना हुआ था। अभी जो हम फेक न्यूज़ का एक सैलाब देख रहे हैं, इसमें अनफॉर्चुनेटली मीडिया के लोगों का बड़ा किरदार है। बजाय इसके कि वो ड्यूटी करें अपनी, बजाय इसके कि वो सच के मुतलाशी हों, वो भी एक वायरल स्टफ़ के मुतलाशी होते हैं। उस तरह की चीज़ों को हवा देते हैं जिससे आप पॉपुलर ज़्यादा होते हैं, जिससे आपको व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। तो ये एक बड़े सहाफ़ी का ये मेयार बन चुका है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हैं। सच जो है, सच की कोई एक वो अहमियत नहीं है उनकी नज़र में। दूसरा ये है कि जो जर्नलिस्ट बॉडीज़ हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके बस की भी बात नहीं है। अब या तो अगर सिर्फ ट्रेडिशनल मीडिया होता तो वो किसी हद तक कोई उनको बाइकाट करते, उनकी को मेंबरशिप कैंसिल करते। अब जो है बहुत सारे यूट्यूबर आ गए हैं, हर किसी की कंट्रीब्यूशन है, चली गई है। बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। थैंक यू।
अच्छा जी, आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुसूसी अफराद का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये भी आपको बता दें, तरक्की पजीर ममालिक की तमाम आबादी में 20% के करीब लोग किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं। डिसेबिलिटी हम कहते हैं अदर एबिलिटीज़, हमारे पास तो और भी बड़े टर्म्स हैं बहुत सी कहने को, क्योंकि जब हम इन लोगों से मिलते हैं तो डिसेबिलिटी तो साइड पे रह जाती है, जो एबिलिटीज़ नज़र आती हैं वो बिल्कुल दे आर आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन ये दिन बनाने का मकसद आवाम में खुसूसी अफराद की सलाहियतों का ना सिर्फ एतराफ़ कराना है, उनको इदराक कराना है, बल्कि इन अफराद की जो मुश्किलात हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो समाजी और माशरती हलकों में नहीं पता लोगों को कि इनके हुकूक क्या हैं, उसके बारे में बात करना है। ख़ास तौर पर ऐसे इक़दाम उठाने हैं जो आम अफराद की तरह इन्हें भी माशरे का मुफीद शहरी बनाने में मदद कर सकें, क्योंकि लिटरली अगर हमारे यहाँ कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर किसी मकाम तक पहुँच गया है, किसी एजुकेशन उसने हासिल कर ली है, अच्छी नौकरी कर रहा है या कारोबार कर रहा है, ये इतना बड़ा पहाड़ सर करने के मुतरादिफ है, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है ऐसा जो ऐसे वालिदैन को सपोर्ट करे। ना सिर्फ ये अब्दुल्ला, हम तो इतने चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेज में हैं कि जो अदरवाइज एबल बॉडीड होते हैं उनके लिए इतना बड़ा चैलेंज होता है, तो आप आगे देख ही लेंगे क्या होगा। बट एनीवे, ये पहाड़ भी बहुत से लोग सर करते हैं और उसके बाद वो किस मकाम पे पहुंचते हैं वो एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। एक ऐसे ही मिसाल हमारे साथ मौजूद हैं। नाउ PDP के पार्टनरशिप के हेड है, मास्टर इंटरनेशनल रिलेशन है आशिर विल्सन, और आशिर ना सिर्फ खुद पैदाइशी तौर पर नाबीना है बल्कि इनके बाकी दो बहन भाई भी इसी मुश्किल का शिकार है, लेकिन इन्होंने इस मुश्किल को मुश्किल नहीं समझा। That has not stopped आशिर। आशिर, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यू आर सच अ ब्राइट साइड। हम ब्रेक में भी आपसे बातें कर रहे थे और एकदम से एक एनर्जी जो है वो हमारे स्टूडियो में आ गई। आशिर, पहले तो इस दिन के हवाले से बता दें बिकॉज अभी जो हमने सारी चीज़ें कही हैं ये हमारी अजम्पशन है कि इट मस्ट बी अ डिफिकल्ट जर्नी। हैज़ इट बिन फॉर यू? बिल्कुल आपकी अजम्पशन नहीं है, जर्नी बिल्कुल डिफ़िकल्ट है। मेरी, ना सिर्फ मेरी बल्कि और ऑलमोस्ट 30 मिलियन लोगों की, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ सफरिंग विद डिसेबिलिटी, यानी कि वो अफराद बाहम माजूरी हैं। और ये इसका ज़्यादातर हिस्सा इन 16% आबादी का वो ग्लोबल साउथ यानी कि जो तरक्की पजीर ममालिक है उनमें, या तरक्की पजीर ममालिक है उनमें मौजूद है। तो मुश्किलात हैं, मेरे साथ भी रही और मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग के साथ हैं, स्पेशली जब हम हमारे नॉट ओनली विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ बट जो हमारे वालिदैन हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं उनके लिए, बट बहुत सारे लोग इन चैलेंजेस को अबूर करते हैं और उसमें इदारे जैसे नाउ PDP जिससे मैं मुंसलिक हूँ वो उनका भरपूर साथ देते हैं। बट हमें सिर्फ नाउ PDP जैसे इदारों की ज़रूरत नहीं है, हमें पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, हमें प्रॉपर प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स की ज़रूरत है जिसके थ्रू ये मुश्किलात जो है वो आसान हो सके। पूरा ऐसा निज़ाम चाहिए, ऐसा निज़ाम चाहिए। अच्छा, आप जैसे लोग ज़ाहिर है होते तो हैं लेकिन कम होते हैं। आपकी एक बहन जो है वो PhD कर ली है जी, वो डॉक्टर बन गई हैं। आप मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन है, एक अच्छे इदारे में एज अ पार्टनरशिप लीड काम कर रहे हैं। अपने जहन को मुतमईन रखना कितना मुश्किल काम है, मतलब हाउ टू एक्ट से, मतलब अपनी जहनी हालत को ठीक रखना कितना बड़ा चैलेंज है, पॉजिटिव रहना। अच्छा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किन लोगों के दरमियान मौजूद हैं। ठीक है, आपके फ्रेंड फैमिली, सबसे पहले आपकी फैमिली आती है। जैसे मुझे याद है कि हमें कोई भी मुश्किल होती थी जब बचपन में, तो हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप, और ना सिर्फ हमारे माँ बाप, हमारा जो फैमिली, क्योंकि आपको पता है कि हम जिन फैमिली स्ट्रक्चर्स में रहते हैं तो हमारे लाइक पुप्पो, चाचा, उस तरह के लोग भी, सो दे ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। तो पूरा फैमिली इकोसिस्टम हमारे लिए बहुत सपोर्टिव था। उसके बाद फिर फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटी सी कहानी की, आपने कहा ना मुश्किलात, तो जब मैंने अपने स्पेशल एजुकेशन स्कूल से जब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की, अपना अर्ली एजुकेशन कंप्लीट करके, जब मैंने कहा अब मुझे इंक्लूसिव एजुकेशन में तालीम हासिल करनी है, मेरी जो फर्दर तालीम है, तो जब मैं कॉलेज में गया तो उन्होंने मुझे कहा कि जी हम आपको अकोमोडेट नहीं कर सकते बिकॉज क्लासरूम में आपको बाकी बच्चों के साथ अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल, क्योंकि आप ब्रेल यूज़ करते हैं एज अ टूल टू रीड एंड राइट। तो हमें ये ख़तरा है कि हमारा टीचर जो है ना आपके साथ वो जेल नहीं हो पाएगा। तो जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो मेरे फादर कहते सी तुम्हें डिसहार्टन नहीं होना, क्योंकि
ये सिर्फ एक जगह है, ये दुनिया नहीं है, ये सिर्फ एक जगह है जहाँ से, तो उस तरह की जो मोटिवेशन होती है वो बहुत काम करती है, तो वो जहन को मुतमईन How रखने के did लिए। you know further pursue your education? किसी ऐसे ही स्कूल में गए नहीं नहीं, फिर उसी कॉलेज को मैंने परस्यू किया, ठीक है, उनके एजुकेशन डायरेक्टर के पास मैं गया, और जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने फिर अपनी टीम से बोला कि नहीं, द किड इज़ वेरी गुड और यू शुड टेक हिम। तो जब मैं वहाँ 2 साल गुजारे, उसके बाद जब मैं आई वॉज लीविंग, तो वहाँ के टीचर्स ने मुझे कहा कि यार हम गलत होते अगर हम आपको एडमिशन ना देते, वी फाउंड यू वन ऑफ आवर ब्राइट स्टूडेंट्स। सो जो है, तो आपको कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मतलब और आप भी सही लगे रहे और सही जगह पे आप माशाल्लाह अब इतने बड़े हो गए हैं, आपने पूरी जिंदगी गुजारी है, इस सिस्टम के थ्रू गुजरे हैं। आज जो बच्चा पाकिस्तान में पैदा हो रहा है विद विजुअल डिसेबिलिटी, क्या उसके लिए ज़िंदगी आसान होगी? मुझे नहीं लगता कि उनके लिए ज़िंदगी आसान है, क्योंकि सबसे पहला अमल तो उनके लिए शनाख्त का अमल है, यानी कि अगर आपको CNIC हासिल करने में अपना 1 दिन लगता है, यानी 1 दिन प्रोसेस लगता है, तो जो स्पेशल CNIC उनके लिए, जो उनको एज अफराद बाहम माजूरी जो है वो रिकग्नाइज कराता है, वो ही एक मुश्किल टर्म है जिसके लिए नाउ PDP जैसे इदारे, जैसे हमारा एक पूरा प्रोग्राम है, इट्स कॉल्ड वन विंडो कैम्प, जिसके ज़रिए हम शनाख्त को मुमकिन बनाते हैं कि वो शनाख्त का जो प्रोसेस जो एक फ़र्द बाहम माजूरी के लिए 16 हफ्तों का है, वो 1 दिन का हो सके। अच्छा, we need to know, आशिर, हम इधर आपको This is रोकेंगे, a हम very, इसके very बारे में important जानना point. चाहते हैं, आप हमारे साथ ही रहें। और आशिर विल्सन हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के सिलसिले में बात कर रहे हैं। और इतनी इन्फॉर्मेशन आशिर से मिल रही है, और आशिर कह इतनी रहे हैं कि 16 हफ्ते का वक्त लगता था या लगता है फॉर एनीबडी हु इज विद एनी डिसेबिलिटी, उनको शनाख्ती कार्ड हासिल करने में। सो उसको किस तरह से एड्रेस किया है नाउ PDP, या आप लोग हुकूमत से कोई अपील करना चाहे तो कर सकते हैं? सो नाउ PDP ने उसको इस तरह एड्रेस किया कि नाउ PDP ने एक मॉडल मुतारिफ कराया जिसको वन विंडो कैंप कहते हैं, और उसके अंदर जो 4 मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स थे उनको एक ही छत के नीचे जमा किया जाता है उस कैंप में, और ताकि जब पर्सन विद डिसेबिलिटी आए तो उसको 1 दिन में वो सारे डिपार्टमेंट्स एक जगह मिले, और ताकि वो जब 9 बजे सुबह आए तो 5 बजे अपना टोकन लेके शाम को जाए। और चले नाउ PDP ने कर रही है, लेकिन इस तरह का कैंप तो नादरा को ऑर्गेनाइज करना नहीं, तो ये नादरा के साथ ही मिलके करते हैं, नादरा के साथ भी, और अब नादरा भी इसको अडॉप्ट कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध इनफैक्ट इसको अडॉप्ट कर रही है। बाकी अब हम इसकी फर्दर एडवोकेसी भी कर रहे हैं इन फर्दर प्रोविंसेस एज वेल। तो आज पंजाब में भी इसी तरह बनते हैं कार्ड? पंजाब में भी इसी तरीके से, मतलब ये पूरा नादरा का जो प्रोसेस था, ये क्योंकि हेल्थ वेरिफिकेशन की आपको रिक्वायर्ड होती है, तो मतलब वो खुद करते हैं या आपको कोई अपने हेल्थ सर्टिफिकेट्स खुद लेके जाने नहीं, तो होंगे? वो बेसिकली जब हम एक जब हम एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो दे सेंड अस टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, Okay. जहां से हमें वो हेल्थ वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। तो which is a tedious process बिकॉज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट एक्सेसिबल, आपका ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट एक्सेसिबल। बिल्कुल, मतलब वो आपको मजीद एक मुश्किल सो हम में कोशिश डालना। करेंगे कि इस सिलसिले में मजीद इकदाम किए जा सकें और ये बात आला हुकाम तक पहुंचे। शुक्रिया आशिर। मैं बस चाहते थे एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि अगर एनीबडी वांट्स टू रीच नाउ PDP, हमारा रहनुमाई नंबर है 111-669-737, आप इस पर रीच कर सकते हैं। और ये जो शनाख्त का प्रोसेस है, ये बिल्कुल आसान हो सकता है अगर आप नाउ PDP आ जाएं, ठीक है। नाउ PDP इज़ ऑलवेज देयर, जहाँ भी पाकिस्तान में कोई भी अफराद वहाँ माजूरी किसी भी बहुत तरह अच्छा का कोई किया है, आपने कि ये वहाँ नंबर भी मौजूद है। शेयर कर दिया है। प्लीज तशरीफ रखिएगा। और शुक्रिया आपका। और आशिर की वालदा, हमें पता है हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हैं, सो आपको सलाम। और आपने अपने ज़बरदस्त बच्चों की तरबियत की है और जिस चैलेंज से आप गुजरी और हैं, इसके साथ ज़बरदस्त। अच्छा जी, कल बिल आखिर फिर बानी PTI की एक बहन से, एक हमशीरा से उनकी मुलाकात हो गई, और बाकी सबकी तो मुलाकात नहीं हो सकी, और लेकिन जो at least- उनकी सेहत से मुताल्लिक अफवाहें थी वो दम तोड़ ये गई। जो हम पिछले घंटे में फेक न्यूज़ वगैरह की बात कर रहे थे, उसमें ये फेक न्यूज़ भी बहुत ही कोई उड़ान चढ़ रही थी कि बानी PTI जो हैं उनकी तबीयत ख़राब है, और खुदा ना खास्ता और भी उन्हें बहुत कुछ हो गया है। वी डोंट वांट टू रिपोर्ट बिकॉज ऑब्वियसली इस किस्म की इतनी बातें थी, और साथ चूंकि उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं कराई जा रही थी, तो नेचुरली फिर ऐसी आपको पता है कि अफवाहें जो हैं वो तो और भी उनको तकवीयत मिलती है फिर। बिल्कुल एब्सोल्युटली। लेकिन एटलीस्ट
वो सारे रूमर्स जो हो गए स्क्वॉश हो चुके हैं, क्योंकि उनकी बहन उनसे मिली है, आधे घंटे की उनकी कल मीटिंग हुई है और उन्होंने बाहर आके सबसे पहले तो ये बताया कि अगर फिजिकली सेहत देखी जाए तो उनकी ही इज परफेक्टली लेकिन फाइन। उन्होंने कहा कि जहनी तौर पर वो उन्होंने ज़रा जरूर परेशान कहा कि हैं वो- और उन्हें वो कह रहे हैं जी मेंटल टॉर्चर उन्हें किया जा रहा है, कैद तन्हाई में रखा जाता है, थोड़ी देर के लिए बस बाहर निकलने की इजाज़त होती है, इसके अलावा नहीं। लेकिन जाहिर है इससे पहले जो सूरत हाल थी वो हमें इसलिए नज़र आ रहा था कि ख़राब हो सकती है, बिगड़ सकती है, क्योंकि एक दिन पहले ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एहतजाज का ऐलान कर रखा था, धरने का ऐलान सॉर्ट ऑफ कर रखा था, फिर उस पर दफ़ा 144 लगा दी थी इंतज़ामिया ने रावलपिंडी इस्लामाबाद में। खैर कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तो यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन बैरिस्टर गौहर थे और इमरान खान की हमशीराएँ थीं और इनमें से एक की मुलाकात हो गई। जेल हुक्काम ने एक बहन को मिलने की इजाज़त दे दी। सो दिस वॉज द लेटेस्ट। हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। अब क्या हिकमत अमली है, क्या प्लान है? अच्छा हैदर बताइएगा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं थे कल, ऑल्दो उन्होंने ऐलान किया था उससे एक रोज़ पहले, तो क्या उनका ना आना कोई हिकमत अमली थी? क्या ये प्लान का हिस्सा था कि हाँ ज़रा टेंशन को कम किया जाए ताकि मुलाकात किसी की मुमकिन हो सके? देखें, ये मुलाकात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ये चाहते थे कि गुज़श्ता हफ्ते भी उन्होंने मंगल के रोज़ मुलाकात के लिए नहीं आना था और वो चाहते थे कि अपने दिन यानी जुमरात के रोज़ जब अरकान की मुलाकात होती है रहनुमाओं की, तो वो उस दिन आएँ। वो अब आएंगे जो मुलाकात के लिए, आगे उनका दिन है, वकला का दिन है, तो ये फैमिली की जिस दिन मुलाकात होनी होती है, ये इनकी सपोर्ट के लिए तमाम अरकान को कहा था कि तमाम रहनुमा मेंबरान असेंबली और सेनेटर ये अपने बानी की बहनों की मुलाकात को सपोर्ट करने के लिए अडयाला के बाहर पहुंचे और इसलिए तमाम अरकान कौमी असेंबली और सेनेटर पार्लियामेंट हाउस से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो अडयाला रवाना हुए और अडयाला के बाहर उन्होंने जाकर प्रोटेस्ट किया या वो इजहार यकजहती किया, जिसके बाद एक खान की बानी पीटीआई की बहन को मुलाकात की इजाजत मिली और जराए का कहना है कि एक वकील को या एक उनके साथी को अगले मुलाकात में इजाजत दी जाएगी और वो एक शख्स जाकर वो मुलाकात करेंगे और जो उनके केसेस के हवाले से वो मुलाकात का इम्कान है। तो इस हवाले से ये जो वज़ीर आला की मुलाकात थी वो भी इस्लामाबाद आएंगे और जिस दिन उनकी मुलाकात होगी तो वो एक रात कबल ही इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और उनके साथ MPs और पार्टी रहनुमा भी होंगे जो अडयाला जाएंगे। अच्छा हैदर, ये पता चला कि 4 हफ्ते से किसी को मुलाकात की जो इजाज़त नहीं दी जा रही थी, उसके बाद पूरा एहतजाज, धरना, मतलब ये सारी प्लानिंग होना स्टार्ट हो गई और फिर सडनली मिला दिया गया बहन से। क्या वजह थी कि 4 से ज़्यादा हफ्ते हो गए और बानी पीटीआई की, उनके लॉयर, उनकी फैमिली, किसी से भी मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं थी? देखिए, इस हवाले से अब पीटीआई के रहनुमा ये दावा करते हैं कि उनकी मुलाकात इसलिए नहीं होने दी जा रही क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम हुई और बानी की जानिब से नवंबर में एक एहतजाज की कॉल दी जा सकती थी और चूंकि वो 1 साल मुकम्मल हुआ जब गुज़श्ता बरस 26 नवंबर को इस्लामाबाद वो पहुंचे थे, तो उनका ये मानना है कि शायद इस कॉल के हवाले से इनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। अगर बानी का कोई हुक्म आ जाता तो उन्हें मजबूरन इस्लामाबाद की तरफ आना होता और पीटीआई के पार्टी के रहनुमा हमें ये बताते हैं कि पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से इस्लामाबाद की तरफ एक मरतबा फिर इस मरतबा मार्च करने का कहा गया था कि हम मार्च करने के लिए जाएंगे, लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद के मरकज़ी कायदीन जिनमें महमूद खान चकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास शरीक थे, उन्होंने ये हदायत की कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आप प्रोटेस्ट कर लें, जिस तरह 26 नवंबर को एहतजाज हुआ, आप इस्लामाबाद की तरफ ना आए, हमें एक संजीदा हिकमत अमली से आगे बढ़ना चाहिए, ना कि बगैर मुशावरत के इस तरह आगे बढ़ जाएं। यही फैसला उस वक्त हमने देखा जब सनाउल्लाह जियो पे ही बात कर रहे थे तो उनसे पूछा भी गया था क्या ये इनको इन्फॉर्मेशन थी कि किसी एहतजाज का प्लान बन सकता है 26-27 नवंबर को, इसलिए ये मुलाकातें नहीं होने दी जा रही थी कि हाँ भाई कोई ऐसी सूरत हाल ना बने, और अब चूंकि वो डेट गुजर गई है, उसके भी काफ़ी दिन बाद वैसे तो मुलाकात हुई है।
बिल्कुल इस हवाले से पीटीआई के रहनुमा चाहते थे कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाए, लेकिन महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास और अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से कहा गया कि हमने मुल्क भर में अपने अपने शहरों में मुजाहरे करने हैं और इस्लामाबाद की तरफ अभी मार्च नहीं करना, इसके लिए मुकम्मल सियासी हिकमत अमली तय की जाए। और हमने गुज़श्ता हफ्ते देखा जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडयाला जेल के बाहर पहुंचे थे तो उन्होंने पार्टी के रहनुमाओं को बताए बगैर ही वहां धरना दे दिया था। इसकी वजह से भी पार्टी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि बगैर मुशावरत के ही वज़ीर आला आगे बढ़ गए थे। तो इसी तरह जिस तरह वज़ीर आला ने बगैर मुशावरत के धरने का फैसला कर लिया, इस तरह पार्टी को जब खुद पता नहीं होता कि कोई अचानक लीडर बैठकर फैसला कर ले, तो हुकूमत को भी यही उबहाम था कि कहीं ये फैसले ना हो जाए। लेकिन ये तो खैर ये इन लोगों की ऑलमोस्ट पार्टी पॉलिसी ही लगती है कि किसी को कुछ खास पता नहीं होता। लेकिन अब बताएं, अगर धरना हो, मार्च हो, सब अब खत्म हो गया कोई प्लानिंग, क्योंकि अब तो मुलाकात हो गई और अगली मुलाकात की भी बातें हो रही हैं। देखिए, इस हवाले से सुहेल आफरीदी एक मीटिंग जो एनएफसी के हवाले से होनी है उसमें शिरकत के लिए संजीदा है और उनकी ख्वाहिश ये है कि इस मीटिंग के हवाले से बानी से मुलाकात हो जाए ताकि उनसे इनपुट भी ले लिया जाए। हमारे सोर्स ये बता रहे हैं कि एनएफसी अवार्ड की मीटिंग में शिरकत के बाद सुहेल आफरीदी की मुलाकात का भी इम्कान है, लेकिन चूंकि बानी ने फैसले जारी कर दिए हैं जिनमें पहला बड़ा फैसला पॉलिटिकल कमेटी के खात्मे का है, दूसरा सलमान अकरम राजा को मुकम्मल इख्तियार देने का है और एक मुख्तसर कमेटी बनाने का कहा है, और तीसरा शाहिद खटक को कौमी असेंबली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करने का कहा गया है। और इसके अलावा यही नहीं बल्कि उन्होंने मुस्तकबिल के हवाले से भी कुछ पैगाम दिए हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा और हामिद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए की तरफ से पाकिस्तान बार के इंतखाबात के लिए नामजद करें अफराद को, और खैबर पख्तूनख्वा के वकला बार्स और ILF के मामला उन्होंने सुहेल आफरीदी को दिए हैं। सारी बातें तो कम्युनिकेट हो गई, ये भी बता दिया कि जी कौन जुल्म कर रहा है, फिर दोबारा वही बातें हुई जिससे हुकूमत कहती है कि जी ये ना करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें और मुलाकात करें, सियासी बातें ना करें, और ये भी बता दिया कि वो गुस्से में है कि NDU क्यों गए ये लोग। सो अब ये चूंकि कल दोबारा हो गया, आगे मुलाकातों की राह हमवार होती हुई नजर आ रही है कल की एपिसोड के बाद, या और मुश्किल हो सकता है? देखें, इस हवाले से सोर्स विद इन गवर्नमेंट वो ये कहते हैं कि एक शख्स की मुलाकात का आगे इम्कान है, और इस हवाले से खौफ ज्यादा इस बात का है कि अंदर से जो बातें सामने आती हैं उसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। इसमें नरमी इख्तियार कीजिए तो बेहतरी है। और PTI के रहनुमा भी और खासकर अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा इस वक्त मुज़ाकरात के हामी हैं। वो ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात में पॉलिटिकल स्पेस निकाला जाए। तो जब वो अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की अपोजिशन लीडर तयनाती या अल्लामा नासिर अब्बास की सेनेट में अपोजिशन लीडर तयनाती का मामला आगे बढ़ता है, तो वो मुज़ाकरात के लिए स्पेस हासिल करना चाहते हैं। और अडयाला से जो पैगामात आते हैं उनकी वजह से ये ज्यादा रुकावट है, क्योंकि वो चंद शख्सियात के हवाले से बराह रास्त गुफ्तगू करते हैं, जिसकी वजह से पार्टी के अपने उनके रहनुमा परेशान है कि ऐसी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। और पार्लिमानी पार्टी में भी मुतअद्दिद रहनुमाओं ने खुलकर इसका इजहार किया कि हमें इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए जिसमें किसी शख्स के साथ जाती रंजिश का हवाला नमाया नजर आए। वो ये चाहते हैं कि हमें एक वाज़ेह मौक़िफ़ दिनों में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात का इम्कान है, क्योंकि बरांदा सनाउल्लाह ने कल ही कहा दोबारा कि अगर हिदायत लेने के लिए मिलेंगे तो फिर तो मुलाकात नहीं होने देंगे। जी, इस हवाले से NFC अवार्ड से मुंसलिक ये मीटिंग है। अगर उसमें शिरकत के हवाले से मुस्बत रद्द अमल दिखाया जाता है तो ज़राए का ये कहना है कि इसमें मुलाकात के रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन इसका दारोमदार दोनों जानिब से बयानात पर है और दोनों जानिब से संजीदा सियासी हिकमत अमली पर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हैदर शराजी। थैंक यू। वो होता है ना कंडीशंस अप्लाई, वो वाली बात है कि आगे क्या होता है, लेट्स सी। अच्छा, एक और खबर ये भी इस्लामाबाद से, उस पे हम आगे चलकर सर्टनली बात करेंगे। वो भी ज़रा बहुत ही डिस्टर्बिंग खबर है, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ मिल्क। हम ज़रा कराची से ही बात कर रहे हैं और आपको बताएं कि कराची में दूध फरोश कीमतें बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं। वैसे एक बात बताऊं, इफ़ वी कंपेयर कराचीज़ क्वालिटी ऑफ मिल्क एंड दही, आई थिंक इट्स बेटर देन पंजाब्स। लेकिन अपेरेंटली वो भी गुड इनफ नहीं है, क्योंकि उसकी भी एक है। हाँ, लेकिन अभी अपेरेंटली
मयार पे ही हम बात करेंगे अभी जरा क्वालिटी की, और अब्दुल्ला आपको भी हमें तो दही जो जमा हुआ होता है हम तो उससे जज करते हैं। वो तो मौसम बदल गया ना, तो दही जम रहा है, वरना वो ढीला होता है उसको तो गर्मियों में। एक्सपर्ट बता सकते हैं। खैर, अच्छा जी, कीमतें बढ़ाने का मुतालबा किया जा रहा है और वो भी 50 रुपए फी किलो, लेकिन खुले दूध के मयार का ये आलम है कि ये दूध ना सिर्फ इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है बल्कि पीने के काबिल भी नहीं है। और ये बात हम खुद से नहीं कह रहे, अब्दुल्ला आप भी सुन लें, इसका इंकशाफ बल्कि एतराफ़ अदालत में पेश की गई रिपोर्ट में किया गया है। सिंध हाई कोर्ट का आईनी बेंच दूध की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत कर रहा था और इस दौरान अदालती हुक्म पर मेंबर इंस्पेक्शन टीम ने दूध की क्वालिटी से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया गया, नाउ लिसन टू दिस, कि शहर भर से दूध के दर्जनों नमूने लिए गए। लेबोरेटरी टेस्ट के बाद पता चला कि ये तमाम नमूने ना सिर्फ मुजरे सेहत हैं बल्कि इंसानी इस्तेमाल के काबिल भी नहीं है, सारे के सारे। ये तो बड़ी टेंशन की बात है, बहुत टेंशन की बात है, ये खुले दूध की बात हो रही है। ऑन द लुक्स ऑफ इट, Yes, that is especially for you कि अगर आपको बड़ा अच्छा थिक सा लग रहा है ना तो इट्स नॉट, पता नहीं क्या है फिर। जरूरी नहीं है कि वो ठीक सिंध हो। फूड अथॉरिटी के सामने पूरी तस्वीर अब क्लियर हो गई है। इसकी जिम्मेदारी है कि वो शहर में खाने पीने की चीज़ों पर चेक रखे, लेकिन वो तो सोई हुई है ना, आपको पता है कितने अरसे से सिंध फूड अथॉरिटी। बाकी चीज़ों को तो छोड़ें, सिर्फ दूध से मुताल्लिक की अदालत में पेश की गई रिपोर्ट हुक्काम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी होने चाहिए, लेकिन जाहिर है इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। डॉक्टर ताहिरा ज़हीर, डायरेक्टर क्वालिटी कंट्रोल PSQCA हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ज़रा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अदालत में जमा जो रिपोर्ट हुई है उसमें बताया गया कि कराची में जितना भी खुला दूध मिल रहा है उसमें दर्जनों नमूने लिए गए हैं और पड़ताल की गई। क्या मसाइल पाए गए हैं इनमें? मतलब बिल्कुल ही मुज़रे सेहत है ये दूध इंसानी कंजम्पशन के लिए और हम तो बच्चों को दे रहे होते हैं। असल में डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साहिबा का यहाँ रिक्वेस्ट आई थी, सिंध फूड अथॉरिटी के साथ उन्होंने कैंपेन चलाई थी और कराची भर से मिल्क के नमूने उन्होंने जमा किए थे और हमारी लैब्स में उन्होंने टेस्टिंग के लिए भेजे थे। टेस्टिंग के बाद ये पता चला कि उनमें मेजॉरिटी में फॉर्मेलिन की एडिशन थी और फॉर्मेलिन के अलावा फॉस्फेट, यूरिया फॉस्फेट की एडिशन थी कुछ नमूनों में, और इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी कंटेमिनेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा थी उनमें, तकरीबन उसमें तमाम में ही फेल थे वो माइक्रोबायोलॉजी कंटेमिनेशन के साथ। टेंशन हो रही है सुन के। कंसर्निंग बात है ये तो, ऑब्वियसली जिस तरह अब्दुल्ला आपने भी पहले कहा कि दूध जो है वो आप पहली जो बच्चों के लिए तो एक मेजर किस्म की एक खुराक है ना, स्टेपल डाइट है आप समझें, तो ये कंसर्निंग बात है। ये बताइएगा डॉक्टर ताहिरा कि जिन चीज़ों की निशानदेही है इसमें मिलावट का शक भी जाता है, गंदे बर्तनों में स्टोर करने का भी है, मतलब देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स टू इट कि वो टेंट क्यों होगा दूध। तो क्या इस तरह का दूध इस्तेमाल करना वाकई खतरनाक होगा हम सबके लिए? जी, फॉर्मेलिन देखें प्रिजर्वेटिव एजेंट्स है, केमिकल है जो प्रिजर्वेशन के लिए मिलाया जाता है, ये फूड ग्रेड नहीं है। इसी तरह यूरिया फॉस्फेट है, वो भी केमिकल्स है और डिफरेंट चीज़ों में काम आता है लेकिन फूड ग्रेड नहीं है और पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर बैन है। तो फूड में मिलावट करने से कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स हैं, ये कार्सिनोजेनिक्स हैं, गट्स हेल्थ को मुतासिर करते हैं और बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। इसी तरह माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन है, वो शायद पानी से मिलावट शुदा जो पानी मिलाया गया है वो इंतहाई गंदा है कि जिसमें उसमें इकोलाई और कोलीफॉर्म और ये बैक्टीरिया पाए गए। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ हम ऑब्वियसली विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, मतलब दूध में मिलावट हो या ना हो लेकिन जो इर्द गिर्द हाइजीन कंडीशंस होती हैं ना और लैक ऑफ हाइजीन, जिस तरह दूध डाला जा रहा है क्योंकि ओपन है ना, ओपन सोर्स है, खुला दूध है, थैलों में डाला जा रहा है, पता नहीं जो डाल रहे हैं उनके हाथ धुले हुए हैं नहीं धुले हुए, वो थैले कैसे हैं, वो कंटेनर्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हाँ, और डॉक्टर साहब आपके पास कराची ही नहीं मुल्क भर से भी ऐसी चीज़ें आती होंगी टेस्टिंग के लिए, तो क्या बाकी शहरों में जो खुला दूध मिल रहा है, दस्तयाब है, वो भी ख़राब है? सब पूरी ही मुल्क में दूध मिल रहा है, उस सूरत हाल पे हमें तशवीश होनी चाहिए क्या? नहीं, ये हमारे पास कराची में जो लेबोरेटरीज हैं यहाँ पर तो सिर्फ कराची के ही सैंपल हमने किए हैं और ये भी PSQC का डोमेन नहीं है, लेकिन चूंकि लैब्स हमारी यहाँ इस्टेब्लिश हैं कराची में तो ये टेस्टिंग हमने की थी। ये सिंध फूड अथॉरिटी जो सूबाई अथॉरिटीज हैं ये उनका काम है कि वो सूबों की सतह पर ये चेक रखें। ठीक है जी, सिंध फूड अथॉरिटी
सामने भी चलें, कोई इनिशिएटिव लिया है तो उस पर हम अप्रिशिएट कर देते हैं। उनके तहत ये कैंपेन की गई है, ये सैम्पल्स लिए गए थे, लेकिन अब ये चूँकि हक़ाइक़ आपके सामने आ गए हैं फूड अथॉरिटी वालों, सो अब क्या कार्रवाई करनी है ये भी ज़रा हमें बताएं। और फिर दिन देर क्वेश्चन मार्क्स ऑन खुला दूध ना, या तो फिर आप पैकेट वाला दूध लें, आप एटलीस्ट देयर इज सम टेट्रा पैक वाला जो होता है, मतलब देयर इज सम क्वालिटी एश्योरेंस ओवर देयर, एटलीस्ट दिल को तसल्ली हो जाएगी कि ये दूध ठीक है, जो कि ठीक ही होता है। फॉर्मेलिन एक सब्सटेंस है जो कि दूध ना सड़े ना ख़राब हो, वो इस्तेमाल किया जाता है और वो बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं होता। इट इज़ नॉट फूड ग्रेड। किसमें इस्तेमाल किया जाता है? खुले दूध में ना, मतलब नॉट इन द पैकेज्ड दूध। इसमें बहुत मेजर सब्सटेंस परसेंटेज फॉर्मेलिन मिली है, यूरिया मिला है, मतलब और इतनी टेक्निकल चीज़ों में अगर ना भी जाएं तो मुझे तो हाइजीन इश्यूज हो रहे हैं। ये खुला दूध जो है ऐसे पैकेट में आके फिर आप खुद डालें अपनी कंटेनर में और उसको उबालें एंड ऑल दैट। आई डोंट नो भाई आप अपना फैसला खुद कर सकते हैं। डब्बे वाला दूध लेना है तो जाहिर है वो एटलीस्ट इन चीज़ों से तो पाक ही होता है। फिर अदरवाइज फ्रेश मिल्क बॉटल माइंड तो होता है ना अब्दुल्ला, जो आप ले रहे हैं तो उसमें आपका एक थोड़ा सा बॉटल्ड मिल्क भी मिल रहा होता है जो ज़रा बेहतर क्वालिटी का आपको दस्तयाब होता है। और लेकिन आम आदमी के लिए परेशानी ये भी तो है कि कीमतें कितनी ज़्यादा हैं, कीमतें कितनी ज़्यादा हैं इन चीज़ों की, तो इसकी भी बढ़ने वाली हैं। एटलीस्ट अगर ये प्रपोजल जो है ये एक्सेप्ट हो गया तो 5 रुपए फी किलो बढ़ भी सकता है। 50 रुपए। Did I just say 5-50? न्यू जंग ग्रुप के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची के तहत हो रहा है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल, जो अब आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट महीने से हो रहा है और क्या क्या पाए के लोग आए हैं, आर्टिस्ट आए हैं। और आर्ट्स का भी आपको पता है कि इतनी बड़ी फील्ड है, इतने जॉनराज हैं, तो हर किस्म का आर्ट आप इमेजिन कर लें। और फिल्में कितनी शोकेस की जा रही हैं। ऐसा ही है। अच्छा, एक एग्जीबिशन जो है वो चल रही है, हम ज़रूर आपकी अटेंशन उधर लाएंगे। ये है जी विक्टोरिया सैंटोस की एग्जीबिशन है जो कि ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन जनूबी अमेरिका और अफ्रीका भर में वक्त गुजारती हैं। पेंटर है, फोटोग्राफर है, रिसर्चर है, और इनकी विजुअल आर्ट्स परफॉर्मेंस भी आज हो रही है आर्ट्स काउंसिल में। सो यू हैव टू मीट Victoria, welcome to Pakistan. Thank welcome you to so Geo much. Pakistan. How did this all happen? You know, you finally here in Pakistan, a part of World Culture Festival. Wow, Who got in touch with whom? it was crazy, but the time I received the invitation, I had no doubts. I needed to come here. I was super excited to come and see, to exchange. Has been amazing. Be surrounded about like lots of artists from all over. Has been a great experience, and it's just my 3rd day. So yeah. It took you 3 days to get here. Yes. So aren't you like suffering from jet lag or anything? And a bit, but it's totally worth it. And I'm super excited to be performing today at 5 p.m. at the Art Council. What are you performing today? I'm performing, it's a collective duo that I'm doing with Luis, that's going to be here soon talking with you. And it's a performance that it's going to unfold in the gallery space during 2 days. So please come to join us to see. There's lots of art in the gallery, and we'll be performing that space, unfolding a surprise. But I can tell that it's going to be very okay, good. now this is a different kind of a concept, because we have been hearing about immersive art, and so is it something like that where people are around you and you are performing amongst them? Yeah, we'll be creating the piece together in the space of the gallery, and everyone who comes to see at that moment, at that moment during the opening. So when people come to see the exhibition, there's going to be other artists exhibiting there, but me and my partner, we're going to be doing like creating the piece itself together in that space, and people can look at us, can be around. And you've also brought your images because you're a photographer too. I also brought my images. Are you exhibiting them? Yes, today it's going to be at the gallery. As a photographer, what interests you? What do you capture? Life, people, yeah, cities. I'm a nomad. I'm always in transit between places. I'm Brazilian. I live in Angola. I travel more than 20 countries, and every place I go, I take my camera with me. And I love walking, talking with people, collecting stories. Yeah, that's what I love to do. Brilliant. Victoria, once again, please tell the audience, because today is your exhibition, right? So what time and... Yeah, so it's today at Art Council Pakistan, Karachi at 5 p.m. Looking forward. Perfect. I'm sure a lot of people Okay, you know what you guys are doing. Thank you so much, Victoria, Thank you for having me. And thank you for being with us. We're going to see you tomorrow, inshallah, 9 a.m.